हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशुमन चौधरी। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बात करेंगे रैप्टोमाइलोसिस की। तो रैप्टोमाइलोसिस बेसिकली है क्या? रैप्टोमाइलोसिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें होता क्या है, जैसे रोड ट्रैफिक में सीवियर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मसल में ब्रेकेज आ गया, या फिर हाईवे एक्सरसाइज करने से मसल में ब्रेकेज हो गया। जैसे कोई वेट उठाया पर्सन, हैवी वेट उठा लिया, उसकी वजह से मसल में टेंशन बढ़ गया जिसकी वजह से मसल का ब्रेक डाउन हो गया, या फिर सीवियर बर्न हो गया। सीवियर बर्न होने से भी डीप टिश्यू में इंजरी हो गया जिसकी वजह से मसल का रप्चर हो गया। मसल के ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ, टिश्यू का ब्रेक डाउन हुआ। टिश्यू के ब्रेक डाउन होने से जो सेल का कंटेंट था वो बाहर रिलीज होकर ब्लड में चला गया। बेसिकली उसमें जो क्या क्या रिलीज होता है, मायोग्लोबिन, क्रिएटिन काइनेज और बाकी जो इंट्रासेलुलर कंटेंट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। मायोग्लोबिन जो है फिर ब्लड से होते हुए जाता है किडनी के पास, पर किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती, उसको फ़िल्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो किडनी में एक्यूमुलेट हो जाता है और किडनी से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज करा सकता है। और ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड से रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रैप्टोमाइलोसिस क्या है, ये एक तरह का एक मेडिकल कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। नाम से ही में पता चल रहा है, रैप्डो का मतलब है रॉड शेप्ड, मायो का मतलब मसल, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। क्योंकि स्केलेटल मसल जो स्केलेटल मसल वो रॉड शेप्ड होती है, इसलिए अगर इनका ब्रेकडाउन होता है तो मायोग्लोबिन जो इसमें प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाता है, इसीलिए इसको रैप्टोमाइलोसिस कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ कहाँ के लिए होता है, ये जो स्केलेटल मसल होती है मेल्सली की वहीं देखा जाता है क्योंकि वो रॉड शेप्ड होती है। और अगर इसे कारण की बात करें, ट्रॉमा से हो सकता है, जैसे सीवियर इंजरी हो गया, क्रश इंजरी हो गया, हैवी रोड एक्सीडेंट में कोई पर्सन बहुत तेज़ी से गाड़ी चला के जा रहा था और किसी ने पीछे से आके उसको ठोकर मार दी, तो उससे क्या होता है, अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर उसको बर्न हो गया 3 डिग्री या 4 डिग्री के बर्न में भी ऐसा हो सकता है। या अगर कोई पर्सन जो है लंबे समय से अपने मसल का यूज़ नहीं कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, मस्कुलर जो है एट्रोफी देखने को हमें मिल सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन जो है अवैध रूप से ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, जैसे कोकीन का, हीरोइन या एम्फीटामिन, ये तीनों चीज़ बेसिकली जो है एक तरह के स्टिमुलेंट होते हैं जो कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। ये हाईली एडिक्टिव होते हैं, इसलिए इनका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें 2 स्टेज आता है, एक बहुत हाई स्टेज आता है और एक लो स्टेज आता है। देखो जैसे पर्सन इसने जो है कोकीन या फिर किसी दूसरे स्टिमुलेंट का यूज़ किया होगा जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई पॉइजनिंग से, क्योंकि डोज अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन की जान भी जा सकती है। इसलिए जो स्टिमुलेंट है मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बैन किया हुआ है। पर कुछ जगह पर इसे चोरी छिपे बेचा जाता है, इसीलिए इसको इलिसिट ड्रग का नाम दिया गया है। और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं जो नॉर्मली डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्टैटिन्स, एंटीसाइकोटिक्स और कुछ एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं। स्टैटिन जो हम यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीसाइकोटिक हम देते हैं जिनको पर्सन में साइकोसिस की प्रॉब्लम होती है या मेंटल रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होती है, साइकेट्री इलनेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कुछ एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया का काम करते हैं। अगर इन तीनों ड्रग का एक्सेसिव यूज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, कई केसेस में ऐसा देखा जाता है। अब बात करें इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया और वायरस दोनों इन्फेक्शन से हो सकता है। उसमें भी बैक्टीरिया में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा हो जाता है, और इससे जो डिजीज होता है उसको कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस कहते हैं, या फिर इसको फ्लेश ईटिंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये बैक्टीरिया जो अंदर गया कैसे, जैसे किसी पर्सन को सर्जरी हुई या फिर किसी पर्सन को स्किन में कहीं भी अगर कट लगा या फिर बर्न हुआ तो वहाँ से वो एक रास्ता बन जाता है जिससे बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके वो रैप्टोमाइलोसिस करा सकता है। बाकी वायरस से भी हो सकता है, जैसे कि
EBV वायरस हुआ, एप्स्टीन बार वायरस, ये बेसिकली ये सलाइवा के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब अगर किसिंग के द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि सलाइवरी एक्सचेंज होता है तो इससे EBV वायरस जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है, जो मसल का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये ऐसे कुछ कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कुछ डिजीज में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, एक तरह का ऑटोसोमल सेक्स, एक तरह का सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मसल का जो है लॉस होने लगता है। अगर देखें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देखिए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती रहती है उसका मसल लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से पर्सन को चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है और पर्सन जो व्हील चेयर पर आ जाता है बड़े होते होते। मेनली जो ये जो डिसऑर्डर है ये बेसिकली जो अफेक्ट करता है पर्सन के अपर पार्ट में अफेक्ट करता है और थाई में अफेक्ट करता है। इसको डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी से भी ये हो सकता है रैप्डोमाइलोसिस, जैसे कि हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम लेवल इसमें क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। हाइपोकैल्सीमिया, इसमें कैल्शियम लेवल भी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है उसकी वजह से जो पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जो है पोटेशियम इंक्रीज कर रहा है और कैल्शियम भी यहाँ से ब्लड में जा रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम और कैल्शियम जो है मसल में डिक्रीज कर जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि पोटेशियम जो ब्लड में बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो है हार्ट का क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से उसका जो रिदम है वो गड़बड़ा जाएगा। और इसी वजह से जो है अगर कहीं कट हुआ तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगेगी, क्योंकि हार्ट रेट जो है बढ़ा हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं पे जहाँ पे पोटेशियम कम है वहाँ पे या फिर कैल्शियम कम है तो वहाँ पे जो है क्लॉट भी बन सकता है कुछ कुछ जगहों पे। अगर हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो हमने देखा कि मसल टिश्यू का ब्रेकडाउन हुआ, तो मसल टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो सेल का जो कंटेंट था वो बाहर ब्लड में आ जाएगा। तो सेल में क्या था, मायोग्लोबिन था, प्रोटीन काइनेज, पोटेशियम और दूसरे इंटरसेलुलर सब्सटेंस थे, वो ब्लड में आया। तो जितने ज़्यादा मसल का ब्रेकडाउन होगा, मसल फाइबर का ब्रेकडाउन होगा, उतने ज़्यादा सेल ब्रेक होगा और जो सेल का कंटेंट जितना ज़्यादा ब्लड में आएगा मायोग्लोबिन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। फिर मायोग्लोबिन जो है किडनी के पास जाएगा, किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो रेनल ट्यूब्यूल में जाके इकट्ठा होने लगेगा और उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी करा सकता है। अगर इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। और ये मायोग्लोबिन जहाँ जहाँ जाता है उधर उधर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑर्गन में, किसी ऑर्गन में चला गया वहाँ उस जगह पे भी प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी अगर हम बात करें टेस्ट की, तो इसमें बेसिकली 3-4 टेस्ट देखे जाते हैं। एक सबसे पहले अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड में क्या क्रिएटिन काइनेज बढ़ा हुआ रहेगा, एल्डोलेज भी बढ़ा हुआ रहेगा, मायोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ रहेगा। क्रिएटिन काइनेज क्या करता है, जो क्रिएटिन काइनेज है ये एक तरह का एक एंजाइम है जो हमारे मसल में जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन काइनेज जो है एटीपी के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फॉस्फोक्रिएटिन में। जिस फॉस्फोक्रिएटिन जो हाई एनर्जी रिलीज कराता है और इसके साथ ही जो है क्रिएटिनिन भी रिलीज होता है। क्रिएटिनिन जो है कह सकते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। तो क्रिएटिनिन काइनेज जो है बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि क्रिएटिनिन काइनेज जो एंजाइम मसल में प्रेजेंट होता है, मसल का ब्रेकडाउन हुआ इसलिए ब्लड में जो है ये एंजाइम आ जाएगा। और एल्डोलेज क्या करता है, एल्डोलेज जो है ये शुगर का ब्रेकडाउन करता था और एनर्जी रिलीज कराता था। एनर्जी
रिलीज कराता था। शुगर में मेनली क्या आएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनली आता है, उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करता था। ये भी एक एंजाइम था, क्योंकि ये भी मसल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। क्योंकि मसल का ब्रेकडाउन हुआ तो एल्डोलेज एंजाइम भी जो मसल ब्लड में जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। अगर हम ब्लड का टेस्टिंग करेंगे तो उसमें क्रिएटिनिन काइनेज, एल्डोलेज एंजाइम और मायोग्लोबिन हाई अमाउंट में देखने को मिल सकता है। अगर हम यूरिन की टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ हमें प्रोटीनूरिया भी देखने को मिल सकता है, प्रोटीनूरिया, क्योंकि प्रोटीन का एक्सक्रीशन हो रहा है, इसकी वजह से प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। क्योंकि मायोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन ही है, क्योंकि पूरा मायोग्लोबिन तो एक्यूमुलेट होता नहीं, कुछ जो है उसके साथ जो है बाहर निकल सकता है। तो यूरिनालिसिस के द्वारा हम मायोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं यूरिन में। उसकी वजह से यूरिन का कलर जो है चेंज हो जाता है और वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिन कैसे कन्वर्ट हो जाता है, डार्क कलर में, जिसे हम कहते हैं कोका कोला कलर्ड यूरिन कहते हैं। अगर हम KFT टेस्ट की बात करें, किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट से हम किडनी के फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं, किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं। किडनी का काम बेसिकली क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करना। जो काम की चीज़ें हैं उनको जो है उनका अपटेक कर लेना, और जो काम की चीज़ें नहीं उनको बाहर निकाल देना। पर कभी कभी किडनी ग्लूकोज को बाहर निकाल रही है या फिर कीटोन बॉडीज़ को बाहर निकाल रही है, तो इसका मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही है। इसलिए रैबिडोमाइलोसिस में यही होता है, किडनी सही से फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन एक्सक्रीशन हो रहा है और बाकी जो एल्डोलेज का भी एक्सक्रीशन देखने को मिल सकता है। इसमें एक टेस्ट होता है बन, इसे क्या कहते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट क्या होता है, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं बेसिकली कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में कन्वर्ट होता है। पर अगर किडनी जो है यूरिया को फ़िल्टर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिया तो बढ़ जाएगा, ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है, यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट ही होता है, इसलिए यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है, इसलिए इसको बर्न टेस्ट करते हैं। बर्न टेस्ट भी यही बताता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए इसको KFT नाम दिया गया है, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये बेसिकली किडनी के फंक्शन को ये सारे टेस्ट बताते हैं। क्रिएटिनिन लेवल भी अगर बढ़ा हुआ है ब्लड में, इसका मतलब किडनी यहाँ भी फेल हो जा रही काम करने में, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जब मसल अपना रिस्पॉन्स शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो जो क्रिएटिन होता है वो क्रिएटिन काइनेज के प्रेजेंस में ब्रेक कन्वर्ट होता है फास्फोक्रिएटिन और क्रिएटिनिन में। फास्फोक्रिएटिन तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि क्रिएटिनिन जो है एक्सक्रीट होना चाहिए, पर वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंट है, इसका मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर हम इमेजिंग टेस्ट करें तो इमेजिंग टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं और MRI स्कैन करा सकते हैं। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में जो है मसल का अगर इंटरनली डैमेज हुआ है तो कहाँ कहाँ पे मसल का डैमेज मतलब हुआ है, और जो है वो डैमेज जो कितनी दूर तक फैला है, ताकि जो है रैबिडोमाइलोसिस जितना ज़्यादा दूर तक फैलेगा किडनी की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर दोनों किडनी फेल हो गई तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट में हमारा गोल यही रहेगा, जितनी मसल डैमेज होनी थी वो तो हो गई है, पर डैमेज और ज़्यादा हो ना पाए इसके लिए हमें उसको रोकना पड़ेगा, और जो चीज़ें ब्लड में बढ़ रही हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे। रिससिटेशन का मतलब क्या होता है, फिर से जान डालना या कैसे पूरा जीवन देना। तो IV फ्लूइड देंगे जो कि आइसोटोनिक सलाइन होगा, जो कि हाइड्रेशन करेगा, हाइड्रेशन करके वो किडनी की हेल्प करेगा, ताकि वो मायोग्लोबिन जो उसमें प्रेजेंट है रेनल ट्यूब्यूल में उसको बाहर निकाल सके। इसलिए ऐसे पर्सन को जो कहते हैं आइसोटोनिक मतलब सलाइन वाटर ज़्यादा रिकमेंड करते हैं डॉक्टर।
अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन की, तो पर्सन को सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उसका जो पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम का लेवल जो है मेंटेन रहे। क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉस्फेट फॉस्फेट पोटेशियम बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाता है और कैल्शियम तो लो रहता है और मैग्नीशियम भी, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो अलग से देना पड़ता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ताकि मसल में भी दोबारा जीआईटी के द्वारा दोबारा वो रीअब्जॉर्ब हो सके ब्लड से जाकर। अगर बात करें अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन, इसमें क्या करते हैं, यूरिन को अल्कलाइन बनाते हैं। अल्कलाइन बनाते हैं ताकि जो मायोग्लोबिन है वो प्रेसिपिटेट ना कर पाए किडनी में और वो बाहर निकल जाए। और जो लास्ट प्रोसेस है उसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस देखा होगा जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, जो किडनी जो फंक्शन नहीं कर पाता सही से, उनमें डायलिसिस डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। टाइम टाइम पे डायलिसिस कराना पड़ता है। ये सीवियर केसेज में होता है। सीवियर केसेज, ये रैब्डोमाइलोसिस के सीवियर केसेज में देखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, जो टॉक्सिन इकट्ठा हो गए हैं बॉडी में, इसमें उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन जो है और ज़्यादा ना हो जाए। और अंडरलाइंग कॉज को भी ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ ड्रग हैं, कोकीन हुआ, कोकीन था, क्या था, एम्फीटामिन, कोकीन एम्फीटामिन था और स्टैटिन था। कुछ मेडिकेशन को रोक देते हैं, ताकि कुछ मेडिकेशन को रोकते हैं और जो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं उसको भी रोकना ज़रूरी होता है, ताकि जो है जो रैब्डोमाइलोसिस हुआ है उसको ट्रीटमेंट हम सही से कर पाएँ। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या फिर हाइपरथर्मिया है, इसको भी ट्रीट करना ज़रूरी होता है ताकि ये प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा वर्स ना हो पाए। बाकी अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा, क्योंकि किडनी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। रेनल ट्यूब्यूल में मायोग्लोबिन लगातार इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, जिसकी वजह से रेनल ट्यूब्यूल में अगर ब्रेकेज आ गया तो उसका कंटेंट भी बाहर निकल सकता है। किडनी में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। दूसरा का डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, क्योंकि हाई पोटेशियम रिलीज हो रहा है और लो कैल्शियम जो ब्लड में आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक कैस्केड रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, सीरीज ऑफ कैस्केड रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो है हमें ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से हमें ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग जो है देखने को मिल सकती है। बाकी एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। कार्डियक एरिथमिया में क्या होता है, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हार्ट में क्या कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी बहुत इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिससे वो ब्लड को तेज़ी से पूरी बॉडी में भेज रहा है हार्ट। क्योंकि अगर सिंगल सा भी कट हुआ तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। जहाँ जहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम कम है वहाँ ब्लीडिंग होने के भी चांसेस इसमें रहते हैं। बाकी बात करें अगर मायोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट है, तो अगर किसी ऑर्गन के पास से जा रहा है ब्लड के द्वारा तो उस ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। बाकी अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो हमें हाइड्रेशन रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर कोई पर्सन एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहा है या फिर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वेट को उठा रहा है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए। पहले उसको हल्के वेट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर उसको लगे कि वो कैपेबल है तभी उठाना चाहिए। बात करें अवेयरनेस ऑफ मेडिकेशन की, तो हमें अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो हमें ड्रग अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ड्रग होते हैं बहुत एडिक्टिव होते हैं और हमारी लाइफ को एक बहुत बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि ये वन टाइम एडिक्शन होता है। ये जो स्टिमुलेंट होते हैं कुछ, जैसे कि कोकीन हुआ, हीरोइन हुआ, एम्फीटामिन हुआ,
इसीलिए इसको इंडिया में बैन किया गया है। फिर भी कुछ लोग चोरी छुपे इसको बेचते हैं। अगर आपने हमारा कोकीन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वहाँ पे हमने कोकीन के बारे में डिटेल में बात किया है। बाकी जेनेटिक काउंसलिंग भी करेंगे, जो पर्सन को जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको कैसे ट्रीट करना है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर क्लिनिकल्स की बात करें तो जिस पर्सन को रैप्डोमाइलोसिस हुआ है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी और फीवर देखने को मिलेगा, नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। यूरिन का कलर कैसा होगा, डार्क कलर होगा, मतलब कोका कोला कलर यूरिन देखने को मिला होगा। मसल में उसके पेन रहेगा और टेंडरनेस भी रहेगा मसल पे, मतलब टच करने पे उसको वहाँ पे पेन होगा। और बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्रूसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट में जो ब्रूसेस बहुत ही कॉमन है। बाकी इसमें ये दिखाया गया है वोमिटिंग, मसल वीकनेस, डार्क कलर यूरिन, ब्रूसेस। ये देखो हैवी वेट उठाने के बाद जो मसल फाइबर होती हैं बहुत पतली पतली, इसमें जो है टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है इसका ब्रेकेज हो जाता है। ब्रेकेज होने से सेल का भी रप्चर हुआ तो सेल का कंटेंट जो बाहर ब्लड में आ जाता है। मायोग्लोबिन जितना ज़्यादा ब्लड में बढ़ेगा, किडनी पे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, एक्यूमुलेट करेगा, किडनी काम नहीं कर पाएगी, किडनी फेल हो सकती है, कोका कोला कलर यूरिन हो जाता है। देखो बाकी अगर हम बात करें, ये देखो थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि जो है कुछ मसल फाइबर जो है अपने आप को रिकवर कर लेती हैं। लेकिन अगर हैवी मसल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मसल का ब्रेक डाउन होता है, अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वेट उठाना, तो डेंजरस हो सकता है बहुत। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।